राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आरजीएचएस के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से पहले पहले कंप्लीट करना है। तो पेंशनर्स को अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसमें आने वाली कुछ समस्याओं से कैसे आप उसका समाधान करें, इस बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल SIPF टेक पर। मैं हूं आपका दोस्त सैयद जाहिद हुसैन। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के जो पेंशनर्स हैं, राजस्थान सरकार से जो रिटायर हुए पेंशनर्स हैं, उनको आरजीएचएस पे अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। पेंशनर्स के बारे में उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है एसएसओ के रजिस्ट्रेशन करने के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें से एक है कि वे पेंशनर जिनका कि एम्प्लॉई आईडी के द्वारा पहले से ही एसएसओ आईडी बनी हुई है। तो ये पेंशनर्स में, कर्मचारियों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस बारे में कि पेंशनर्स ये सुन लेते हैं कि उनका एज ए सिटीज़न एसएसओ आईडी बनेगी और उसी से उनका आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखिए, यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझ लें कि एसएसओ आईडी होनी ज़रूरी है। एसएसओ आईडी अगर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई पहले से बनी हुई है तो उससे भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और यदि नहीं बनी हुई है और आपको अब बनानी है तो आप एज ए सिटीज़न अपनी एसएसओ आईडी बना लें, उससे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो 2010 से पहले कर्मचारियों को एम्प्लॉई आईडी जारी नहीं की जाती थी, तो उससे पहले के जो भी रिटायर हुए हैं उनकी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं होगी। 2010 के बाद के जो पेंशनर्स हैं उनमें से कुछ पेंशनर्स की हो सकता है कि एम्प्लॉई आईडी के बेस पर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई एसएसओ आईडी बनी हुई हो। कुछ पेंशनर्स की एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई एसएसओ आईडी नहीं बनी होगी। तो दोनों ही स्थिति में सिर्फ एसएसओ आईडी का होना आवश्यक है। आपको यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है तो आपको ये नहीं करना है कि आप उसको पहले डिलीट करवाएं, एसएसओ से कांटेक्ट करें, फिर एज ए सिटीज़न बनवाएं। आप उसी एसएसओ आईडी में दोनों ऑप्शन है, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एज ए सिटीज़न। तो आपको सिटीज़न पे स्विच करना है और स्विच करके आपको अपना एसएसओ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो वे कर्मचारी, वे पेंशनर जिनकी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है वो अपनी एज ए सिटीज़न एसएसओ आईडी बना लें। जिनकी बनी हुई है वो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई एसएसओ आईडी को काम में लें, उसको लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद उसमें सिटीज़न पर स्विच कर लें। ठीक है। तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि करीब 1 लाख कर्मचारियों की आरजीएचएस पे रजिस्ट्रेशन विभाग ने ऑटोमेटिकली कर दिया है। तो इस कारण से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वो अपनी एसएसओ आईडी बना लेते हैं। एसएसओ आईडी बना के आरजीएचएस में अपना रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, जन आधार डालते हैं, तो वहाँ पे उनको पता चलता है, मैसेज आ जाता है कि आपका ये जन आधार ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो उस कंडीशन में आपको परेशानी होती है। अब आप क्या करें, रजिस्ट्रेशन हो गया, किसने करवा दिया, कैसे करवा दिया, परेशानी होती है। तो इस चीज़ को आप समझ लें कि लगभग 1 लाख कर्मचारियों का आरजीएचएस, 1 लाख पेंशनर्स का आरजीएचएस पे रजिस्ट्रेशन आरजीएचएस विभाग ने ऑटोमेटिक तरीके से उनके जन आधार को काम में लेते हुए करवा दिया है। उसको आपको कैसे काम में लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब चूंकि 1 लाख पेंशनर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि आप अपनी एसएसओ आईडी ना बनाएं। जो विभाग ने ऑटो रजिस्ट्रेशन किया है, ऑटो एसएसओ आईडी क्रिएट करी है, पहले आप वो ट्राई करें।
यदि वो नहीं अवेलेबल है तब फिर आप अपनी एसएसओ आईडी बनाकर आरजीएचएस पे अपने रजिस्ट्रेशन के आगे की प्रक्रिया में जाएं। अभी मैं आपको आगे इसको क्लियर करूंगा कि जो आरजीएचएस ने ऑटो रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी एसएसओ आईडी कैसे लॉगिन होगी, उसका पासवर्ड क्या है, तो इसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको आरजीएचएस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो देखिए, एक तो आपके पास जनाधार होना चाहिए, जनाधार या जनाधार आईडी नंबर। ठीक है, आपके पास एसएसओ आईडी आपका क्रिएटेड होना चाहिए, आपके पास आपका पीपीओ नंबर होना चाहिए और डेट ऑफ रिटायरमेंट होनी चाहिए। तो ये आपको आवश्यकता है, ये 4 चीज़ आपके पास हो तो आप आरजीएचएस पे आसानी से अपना एज ए पेंशनर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जब एसएसओ को लॉगिन करते हैं, यदि कोई पेंशनर है जिसने अपनी एसएसओ को एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना रखा है, तो इस प्रकार से उसका एसएसओ को जब लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार से उनको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। ये है G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि इसके अंदर भी आपको आरजीएचएस मिलेगा, लेकिन पेंशनर्स को G2G के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। दूसरा ये आपको यहाँ मिलेगा ये G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीज़न। तो सारे ही पेंशनर्स को अपना रजिस्ट्रेशन G2C में करना है। पेंशनर की एसएसओ आईडी चाहे कैसे भी बनी हो, चाहे एज ए सिटीज़न बनी हो या चाहे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनी हो। यदि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनी है तो उसको पहले क्या करना है, ये G2C के ऊपर क्लिक करना है। G2C पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उनको आरजीएचएस का आइकन दिखेगा, वो खोलना है और एज ए पेंशनर उनको अप्लाई करना है। और यदि किसी की एसएसओ आईडी एज ए सिटीज़न बनी हुई है तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट यही दिखाई देगा, G2C दिखाई देगा, और उसके अंदर आप आरजीएचएस को खोज लें, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का काम आगे बढ़ा सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना है उससे पहले आप किन बातों का ध्यान रखना है कि लाभार्थी जिसका पंजीयन किया जाना है की श्रेणी अनुसार आश्रित परिवार के समस्त सदस्य जनाधार कार्ड में होने चाहिए। ठीक है, तो पेंशनर के केस में क्या है कि पेंशनर का स्पाउस या कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो वो उसके परिवार के सदस्यों में शामिल हो सकता है। इसके अलावा पुत्र पुत्री जो सामान्य तौर पे वो उसके परिवार में शामिल नहीं होंगे, उसके आरजीएचएस के रजिस्ट्रेशन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा ये कि जन आधार कार्ड के अंदर आपका जो निवास का जो पता है वो बिल्कुल अपडेटेड और करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आरजीएचएस डिपार्टमेंट आपको इसी एड्रेस को काम में लेते हुए आपके जो आरजीएचएस के कार्ड है वो आपको सेंड करेगा। ठीक है, यदि कर्मचारी या पेंशनर के परिवार में पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक या दोनों भी राज्य कर्मचारी हैं तो इस स्थिति में पुत्र पुत्री का जन आधार अलग बनवाकर पंजीयन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि पेंशनर के परिवार में पुत्र पुत्री या पत्नी के या पति के अलावा कोई भी अन्य सदस्य यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको अपना अलग जनाधार बनवाना पड़ेगा और उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन यदि पेंशनर की पत्नी या पेंशनर का पति गवर्नमेंट जॉब में है, अभी भी सर्विस में है, या वो भी पेंशनर है, तो उस स्थिति में उनका दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए दोनों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो एक ही जनाधार के अंदर दोनों के नाम होने चाहिए और एक ही एसएसओ के आईडी के द्वारा दोनों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनको पृथक से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो आरजीएचएस में पेंशनर्स के पंजीकरण की प्रक्रिया ध्यान रखेंगी, पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स का पंजीकरण एसएसओ के G2C माध्यम से होगा। ठीक है, जो अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि गवर्नमेंट टू सिटीजन के माध्यम से होगा। वो आपकी एसएसओ आईडी भले ही एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनी हो, तो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनी हो तो उसमें लॉगिन करके आप
गवर्नमेंट टू सिटीज़न पे स्विच करेंगे और उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। लगभग 1 लाख पेंशनर्स का पंजीकरण जन आधार उपलब्ध होने की स्थिति में आरजीएचएस द्वारा कर दिया गया है, जिसकी सूची आरजीएचएस वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। अतः पेंशनर्स का पंजीकरण करने से पूर्व आरजीएचएस के वेब पोर्टल पर सूची एवं उसमें उपलब्ध गाइडलाइन को अवश्य देख लें। तो ये सूची आरजीएचएस के वेब पोर्टल पर सर्कुलर्स के अंदर, जिसमें अदर नोटिसेज हैं, उसके अंदर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिनका भी आरजीएचएस विभाग ने जिन भी पेंशनर्स का रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको वो किस प्रकार से एसएसओ को लॉगिन करके उसको देख सकते हैं। तो वो ये एक फॉर्मेट में सबका एसएसओ आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ है, जिसको कि आप इस प्रकार से देखें कि आपका पीपीओ नंबर, ठीक है, पीपीओ नंबर के लास्ट में आर लगा होता है ब्रैकेट में, उस आर को आप इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये जैसे आपका पीपीओ नंबर दिखाई दे रहा है एक एग्जांपल में, ये इतना पीपीओ नंबर है। पीपीओ नंबर के बाद में जो सेवानिवृत्ति का वर्ष है, यहाँ पे 2018 दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में सेवानिवृत्ति का वर्ष एक बार दोबारा रिपीट होता है। तो इस प्रकार से आप अपना एसएसओ आईडी ओपन करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, पीपीओ नंबर, फिर उसके बाद में ईयर ऑफ रिटायरमेंट, और फिर उसके बाद में एक बार फिर ईयर ऑफ रिटायरमेंट। तो ये आपका एसएसओ आईडी इस प्रकार से बनाया हुआ है। सारे पेंशनर्स का पीपीओ नंबर अलग अलग है, जिसके कारण से उनकी सबकी एसएसओ आईडी भिन्न भिन्न है। और सेम ये जो एसएसओ आईडी बनाई है, सेम ये का ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बनाया हुआ है। तो इसलिए सभी पेंशनर्स से ये अनुरोध है कि आप जब भी ये काम करवाने जाएं, तो आप सबसे पहले इसको ट्राई करके देखें कि आपका कहीं डिपार्टमेंट ने ऑटो रजिस्ट्रेशन कर तो नहीं दिया है। यदि कर दिया है तो आप इसी एसएसओ आईडी में अपने आधार, जन आधार और जो डिटेल हैं वो प्रोफाइल के अंदर पूरी फिल करके इसी को आप काम में लें। इसमें जैसे आप आरजीएचएस को खोलेंगे तो आपका कार्ड आपको तैयार मिलेगा, जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि एसएसओ आईडी बना के रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है उन 1 लाख पेंशनर्स के अलावा अपन हैं, तो किस प्रकार से उसको करेंगे। तो एसएसओ के पोर्टल को अपने खोलेंगे और उसमें रजिस्ट्रेशन की टैब को ओपन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की टैब को ओपन करने के बाद अपने एज ए सिटीज़न एसएसओ आईडी बनाएंगे। एसएसओ आईडी बनाने का पूरा प्रोसेस, पूरा एक डेमो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि ई मित्र वाले भी सभी इस बारे में जानकारी रखते हैं। एसएसओ आईडी का काम वो लोग करते हैं। तो आप किसी भी ई मित्र की सहायता ले सकते हैं, या जो भी आपके कंप्यूटर में थोड़ा बहुत जानकार है वो एसएसओ आईडी बना सकता है। एसएसओ आईडी बनाने के बाद आपको आरजीएचएस के रजिस्ट्रेशन में क्या प्रक्रिया अपनानी है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एसएसओ आईडी को लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखें ये गवर्नमेंट टू सिटीज़न का आपको यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है, ये खोलेंगे। अगर आपकी जो एसएसओ आईडी है वो एज ए सिटीज़न बनी हुई है, तो आपको यहाँ पे ये एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पे इसमें आप आरजीएचएस को खोज लेंगे। आरजीएचएस को खोज के और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तब आपको ये अलग अलग इस तरह से टैब दिखाई देंगे। इनमें से ये जो टैब है जिसमें ये लिखा हुआ है रजिस्टर एज पेंशनर, फैमिली पेंशनर एंड रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, इस टैब पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें लिखा है डू यू हैव जन आधार आईडी या जन आधार एनरोलमेंट आईडी। अब आपके पास जन आधार आईडी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और यस पे क्लिक करके इस फील्ड के अंदर
अपने जन आधार नंबर को एंटर करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके जन आधार में जो मेंबर्स के नाम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें आपको लास्ट में एक ये रेडियो बटन दिखाई देगा। तो आपके जो नाम दिखाई दे रहे हैं उनमें से पेंशनर कौन है उसके ऊपर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें कि जो आपने पेंशनर सेलेक्ट किया था उसका नाम दिखाई देगा। अगले फील्ड में आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसमें आपको पेंशनर की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। यदि पेंशनर 1 जनवरी 2004 से पहले का है तो उसमें आप ये सेलेक्ट करिए पेंशनर्स आरसीएस पेंशन रूल्स 1996, ठीक है। और यदि फैमिली पेंशनर है तो ये फैमिली पेंशनर का ऑप्शन आ रहा है। और इसके नेक्स्ट कॉलम है जिसमें आप पीपीओ नंबर एंटर करेंगे और उसके नेक्स्ट कॉलम में डेट ऑफ रिटायरमेंट को एंटर करना है। ये सभी एंट्री करने के बाद में लास्ट में ये जो वेरीफाई का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी, डिफाइन फैमिली विद रेस्पेक्ट टू सेलेक्टेड पेंशनर। तो जो आपका पेंशनर का जो रो है वो आपको पूरी भरी हुई दिखाई देगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा आपका जो स्पाउस का नाम दिखाई देगा उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये इस चेकबॉक्स को टिक करना है। और यदि स्पाउस भी आपका पेंशनर है तो इसको इस चेकबॉक्स को टिक करना है। और इस प्रकार आगे कंटिन्यू पे जैसे ही आप इसको टिक करेंगे आपके पास इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा। यदि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने टिक किया है तो ये इस तरह का पेंशनर पॉपअप दिखाई देगा जिसमें कि आपको उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिल करके वेरीफाई करना है। और यदि आपने पेंशनर के चेकबॉक्स को टिक किया है तो यहाँ पे आपको पेंशनर की डिटेल भरनी पड़ेगी कि वो किस प्रकार का पेंशनर है, उसका पीपीओ नंबर, यहाँ पे पीपीओ नंबर ऑफ और डेट ऑफ रिटायरमेंट, और इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस चेकबॉक्स को टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट का बटन दिखाई देगा, इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप वापस आरजीएचएस के होम पेज पर आ जाएं और होम पेज पे आपको ये एक टैब दिखाई देगी जिसमें लिखा है ई कार्ड डाउनलोड। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपका आरजीएचएस का ई कार्ड दिखाई देगा जिसमें आपकी सारी डिटेल दिखाई देगी और आपकी फ़ोटो और आपके स्पाउस की फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसमें यदि आपको फ़ोटो दिखाई नहीं दे रही है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 दिन बाद इसको जब खोल के देखेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। तो आप 2-3 दिन बाद में कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था अभी जो डिस्कस किया कि आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें। अब यदि आरजीएचएस के रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन रजिस्ट्रेशन की जो डेटा है, रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड बना है उसके अंदर कुछ गड़बड़ियाँ रह गई हैं जो कि कैसे सुधार की जाए उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें सबसे मेन बात यह है कि यदि नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या किसी फैमिली मेम्बर का नाम ऐड करने से छूट गया है या किसी ऐसे फैमिली मेम्बर का नाम जो कि ऐड नहीं करना था वो ऐड हो गया है, तो इस प्रकार की सारी गड़बड़ियों को आपको जन आधार के ऊपर सही करना है। जन आधार के ऊपर आप पहले सही कर लें कि जन आधार में आपकी फैमिली में कौन कौन होना चाहिए। यदि किसी का नाम या डेट ऑफ बर्थ या कोई और किसी डिटेल में कुछ गड़बड़ी रह गई है तो आप जन आधार में उसको सुधार करवा लें। सुधार करवाने के बाद आप आरजीएचएस को ओपन करें और यहाँ पे देखिए ये एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास
जो आपके RGHS में अब जो डिटेल है वो दिखाई देगी और उसको आप कंटिन्यू करके इसमें सेव करा दें, तो ये आपके RGHS के कार्ड में करेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सभी पेंशनर्स को इस वीडियो से काफ़ी सहूलियत होगी। राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स के लिए और कर्मचारियों के लिए RGHS में रजिस्ट्रेशन और इससे संबंधित और भी यदि कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए एक नंबर जारी कर रखे हैं, जो कि नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 181। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करके इनसे आप RGHS के बारे में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू।